प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास में एक ऐतिहासिक टॉपिक पे। राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां निकलने वाली हैं। रीट, पटवार, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवं बीएड, एसटीसी, बीएसटीसी, डीएलएड जो प्री टेस्ट देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए भी ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा, तो देर किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते अपने टॉपिक की। हमारा टॉपिक है राणा सांगा। राणा सांगा, क्या टॉपिक का नाम है? राणा सांगा। राणा सांगा कौन था, इसके बारे में बात करेंगे। तो राणा सांगा का जो शासनकाल है, अगर उन शासनकाल की बात करें तो 1509 से 1528 तक का जो शासनकाल है वो राणा सांगा को माना जाता है। अगर हम बात करें राणा सांगा के बारे में, तो राणा सांगा की अगर वंशावली देखें तो देखिए मौकल का बेटा कौन आया? मौकल का बेटा कौन है? कुंभा। और कुंभा के दो बेटे थे। एक का नाम उदा था और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का बेटा रायमल। क्या नाम था? रायमल। तो दो बेटे कुंभा के थे, एक का नाम उदा था, दूसरे का नाम रायमल था। आगे हम बात करते हैं, ये जो रायमल हैं, इनके मैंने बताया कि 3 पुत्र हुआ करते थे। कितने पुत्र थे? 3, जिसमें एक का नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम बताया? पृथ्वीराज। दूसरे का नाम था जयमल, और तीसरे का नाम था राणा सांगा। क्या नाम था? तीसरे का नाम था राणा सांगा। तो ये 3 नाम थे और 3 पुत्र किसके थे? ये तीनों के तीनों रायमल के पुत्र माने जाते हैं। वैसे तो माना जाता है कि राणा जो रायमल थे, रायमल के 11 रानियां थी। कितनी? 11 रानियां थी। उसमें 13 पुत्र हुए थे, और 13 पुत्र हुए तो और 2 पुत्रियां हुई थी। लेकिन हमें यहाँ से कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाता है। मुख्य रूप से आप वैसे देखें तो सबसे पहले कौन आया था? कुंभा आया। और कुंभा का जो है, उनका जो शासनकाल माना जाता था 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक, ये कुंभा का शासनकाल माना जाता है। कुंभा के बाद में आया उसका पुत्र उदा। कौन आया? उदा को उदय सिंह भी कहते हैं, चाहे उसको उदय सिंह को या उदा को। उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अपने पिता कौन थे इसके? कुंभा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या। और हत्या करने के कारण ये क्या कहलाया? प्रेतहंता। क्या कहलाया? प्रेतहंता कहलाया। तो मेवाड़ के इतिहास में जो पहला प्रेतहंता है वो किसे कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? उदा को कहा जाता है। उदा के बाद में इसका भाई था रायमल, मतलब दूसरा जो पुत्र है, किसका पुत्र? कुंभा का जो दूसरा पुत्र है वो रायमल है। तो रायमल जो है वो उदा के बाद में गद्दी पर बैठता है।
तो उदा का जो शासनकाल है, उदा का जो शासनकाल है वो चलता है 1468 से 1473 ईस्वी शासनकाल चलता है। इसके बाद में उदा का भाई गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम क्या है? उदा के भाई का नाम क्या है? रायमल। ये कुंभा का दूसरा पुत्र माना जाता था। रायमल जो है, इनका शासनकाल जो देखा जाए तो 1473 से 1509 का शासनकाल माना जाता है। तो 1509 तक जो कार्यकाल है वो रायमल का होता है। रायमल 1509 तक शासन करते हैं। अब रायमल के बाद में अगर बात करें कि रायमल के बाद में मेवाड़ की जो गद्दी है वो किसके हाथ में थी? रायमल के बाद में इसके 3 पुत्र आए थे। एक का नाम मैंने बताया पृथ्वीराज। क्या नाम बताया? पृथ्वीराज। दूसरा था जयमल और तीसरा था आपका राणा सांगा। ये 3 पुत्र थे। 3 क्या थे? पुत्र थे। पृथ्वीराज, जयमल, राणा सांगा। अब इनके पिता जो थे वो पिताजी एज हो गई थी, बुढ़े हो गए थे। क्या हो गए थे? बुढ़े हो गए थे। और बुढ़े होने के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। वैसे तो दायित्व होता है कि सबसे बड़ा बेटा ही क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो था पृथ्वीराज। कौन था? पृथ्वीराज। ये सबसे बड़ा बेटा माना जाता था पृथ्वीराज। लेकिन पृथ्वीराज जो हैं, जिसको ये जो पृथ्वीराज है ये सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र कहलाता था और ज्येष्ठ पुत्र का ही दायित्व होता था कि वह गद्दी पर बैठे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। उसके बाद कौन गद्दी पर बैठेगा? जयमल बैठेगा। जयमल बैठेगा, लेकिन जयमल भी नहीं बैठ पाएगा। उसके बाद कौन बनेगा? बैठेगा राणा सांगा। ये तीनों के तीनों महत्वाकांक्षी थे। वो तीनों चाहते थे कि हम ही कोई ना कोई तो बनेंगे ही, कैसे भी बनना है। वो कहता है मैं बनूंगा, वो कहता है मैं बनूंगा। इन तीनों में उत्तराधिकारी के लिए होड़ मचती है। इनका एक अंकल होता है जिसका नाम है सारंगदेव। सारंगदेव चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं भी एक उत्तराधिकारी बन सकता हूं। अब ये इनके क्या लगते थे? चाचा जी। वो चाहते थे कि मैं क्या बनूं, सारंगदेव की गद्दी पर मैं बैठूं। इस तरह से इनमें आपस में क्या चलता रहता था? युद्ध चलता रहता था। अब कहते हैं कि पृथ्वीराज जयमल और राणा सांगा, ये तीनों के तीनों जो हैं वो राजगद्दी के लिए एक ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष के पास जाकर अपना हाथ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अपना हाथ दिखाते हैं। ज्योतिष को हाथ दिखाते हैं। किस लिए? कि राजयोग किसका लिखा हुआ है, गद्दी पर कौन बैठेगा। तो सबसे पहले पृथ्वीराज का हाथ देखता है ज्योतिष। पृथ्वीराज का हाथ देखता है तो पृथ्वीराज को कह देते हैं कि भाई आप तो राजयोग आपके नहीं है। फिर जयमल का हाथ देखता है तो कहता है कि भाई आपके भी राजयोग नहीं है। और जैसे राणा सांगा का हाथ देखता है, राणा सांगा का हाथ देखता है, कौन देखता है? ज्योतिष। तो राणा सांगा को कहता है वो ज्योतिष के आपका राजयोग लिखा हुआ है, आप ही मेवाड़ के क्या बनोगे? राजा बनोगे। तो ऐसा कहते हुए पृथ्वीराज ने अपनी तलवार निकाली। पृथ्वीराज ने अपनी तुरंत एक तलवार निकाली और तलवार से किस पे वार कर दिया? राणा सांगा पे वार कर दिया। राणा सांगा पर वार कर दिया और राणा सांगा की एक आँख जो है वो हमेशा के लिए चली जाती है। एक आँख हमेशा के लिए फूट जाती है। अब राणा सांगा की एक आँख नहीं रही है। इसके बाद में राणा सांगा वहाँ से कैसे भी बच करके भाग जाता है और भागकर कहाँ चला जाता है? अजमेर। कहाँ जाता है? अजमेर। अजमेर में उस समय एक महपा करमचंद पवार था। महपा करमचंद पवार। वो महपा करमचंद पवार के पास जाता है और अपना संरक्षण लेता है। क्या लेता है? संरक्षण लेता है।
और उनके संरक्षण में ही वह अज्ञातवास में रहता है, अज्ञातवास में रहता है। अब वो अज्ञातवास से कब बाहर आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अब क्या होता है, इधर इधर मेवाड़ के अंदर, इधर मेवाड़ के अंदर जो है वो जो जयमल है पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज जो है, जयमल जो है, और इनका जो अंकल था सारंगदेव, वो आपस में लड़ झगड़ के मर जाते हैं। जब ये पूरे लड़ झगड़ कर मर जाते हैं, खेल ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद में मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का जो है, मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का जो है वो एकमात्र राय सिंह के पास में काम रहता है। वो हैं कौन? राणा सांगा। तो किसी के द्वारा खबर मिलती है कि राणा सांगा जो हैं वो अजमेर में जीवित हैं और राणा सांगा वहाँ। तो अब क्या होता है, रायमल जी की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? रायमल जी की मृत्यु हो जाती है। अब जब रायमल जी की 1509 में मृत्यु हो जाती है, 1509 में रायमल जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो रायमल की मृत्यु के बाद उसका संदेश जो है वो अजमेर में राणा सांगा के पास में भेजा दिया जाता है। किसके पास? राणा सांगा जी के पास भेजा जाता है कि आपके पिताजी की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। और आपके जो तीनों भाई थे वो आपस में मर गए हैं, लड़ कर आपस में ही झगड़ा करके क्या हो गए हैं? मर गए हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए। तो ये 1509 में, अब देखिए इनका राज्याभिषेक किसका? राणा सांगा का राज्याभिषेक। राणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो 1509 में होता है। कब होता है? 1509 में। वैसे तो 5 मई 1509 माना जाता है। तो 5 मई 1509 को राणा सांगा का क्या हो जाता है? राज्याभिषेक हो जाता है। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हो जाता है तो इनके सामने बहुत सारी समस्या आके खड़ी होती हैं। वो समस्या ये क्या है? ये जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान है, यहाँ पर पड़ता था मेवाड़, यहाँ मेवाड़ पड़ता था। यहाँ जो गुजरात है, इधर गुजरात का शासन चलता था, गुजरात। इधर मालवा था, क्या था? मालवा। इधर आपका देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ना, ये पूरा इलाका क्या पड़ता था? मेवाड़। ये वर्तमान में आपका राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर जो है ना, वो पूरा क्या पड़ता था? मेवाड़ पड़ता था। अब यहाँ पर बीकानेर था, ये बीकानेर था, यहाँ पर बीकानेर था आपका, यहाँ पर मारवाड़ था आपका, यहाँ पर बूंदी था आपका, यहाँ पर अजमेर था आपका। तो यहाँ जो सारे जो स्थिति है ना, वो चारों तरफ दुश्मन पनप रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जैसे ही वो राज गद्दी पर बैठते तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं होती है और उन समस्याओं को सबसे पहले ख़त्म करनी थी। तो उन समस्याओं को वो कैसे ख़त्म करता है? तो सबसे पहले मेवाड़ के आसपास की पारंपरिक जो स्थिति है वो मजबूत करता है। इधर मारवाड़, इधर बीकानेर, इधर अजमेर और इधर आपका बूंदी। यहाँ क्या करता है? सबसे पहले यहाँ अजमेर में आपको पता है, मैंने बताया था, एक महपा करमचंद पवार था। कौन था? महपा करमचंद पवार। महपा करमचंद पवार। ये जो महपा करमचंद पवार हैं, इनको क्या किया गया? अजमेर में तैनात कर दिया गया। कहाँ पर तैनात किया गया? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में तैनात कर दिया जाता। ये यहाँ पर यानी अजमेर में तैनात कर दिया जाता है ताकि यहाँ वाला जो सुरक्षा बनी रहे। यहाँ प्रहरी बना दिया किसको? करमचंद पवार को। अब यहाँ से इसके आसपास जो हैं सारे जो इलाके, इनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध बना दिए, राजपूतों से वैवाहिक संबंध बना दिए। इस तरह अपनी पारंपरिक स्थिति इन्होंने क्या कर दी थी? मजबूत कर दी थी। जैसे वो राजगद्दी पर बैठे थे तो उनके समकालीन शासक कौन थे? यहाँ से प्रश्न आपके आता है।
तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनके जो समकालीन जो शासक है, समकालीन शासक, अब समकालीन शासक कहाँ कहाँ के भैया? तो समकालीन शासक एक तो होता है आपका दिल्ली का, कहाँ का? दिल्ली का। तो दिल्ली का समकालीन शासक उस समय था आपका सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी था। अब दूसरी, ये दिल्ली का सिकंदर लोदी था। दूसरा बात करें मालवा की, तो मालवा में उस समय जो शासन था वो किसका था? वो था आपका नासिरुद्दीन। क्या नाम था? नासिरुद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था। गुजरात की बात करें तो गुजरात में राणा सांगा का जो समकालीन शासक था वो कौन था? महमूद बेगड़ा। क्या नाम था? महमूद शाह जो बेगड़ा थे वो इनके समकालीन शासक थे, मोहम्मद शाह बेगड़ा। तो मोहम्मद शाह बेगड़ा गुजराती, ये तीनों के तीनों जो है वो राणा सांगा के समकालीन शासक थे। अब क्या होता है, अब जो है इन्होंने पारंपरिक स्थिति को मजबूत कर दिया है। अब परिस्थितियां बदल जाती हैं। परिस्थितियां ये बदल जाती हैं कि अब जो राजस्थान है वो उनकी पारंपरिक परिस्थितियां पूरी बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती? ये जो मेवाड़ है यहाँ पर नए शासक बने, या दिल्ली में नया शासक बन जाएगा, मालवा में नया बनेगा और गुजरात में क्या बन जाएगा? नया शासक बनेगा। तो वो कौन कौन से बनते हैं देखो। अगर गुजरात में हम बात करें तो गुजरात का शासक कौन बनता है? मोहम्मद शाह बेगड़ा की जगह अब कौन आता है? मुजफ्फर खां। क्या नाम है? मुजफ्फर खां आ जाता है गुजरात में। गुजरात के बाद अगर मालवा की बात करें तो नासिरुद्दीन की जगह कौन आ जाता है? मोहम्मद खिलजी। क्या आ जाता है? मोहम्मद खिलजी आ जाता है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का शासक कौन बन जाता है? दिल्ली का शासक कौन बनता है? इब्राहिम लोदी। क्या बनता है? इब्राहिम लोदी। तो ये मैंने आपको समकालीन शासक बता दिए कि परिस्थितियां बदल गई। अब नए शासक जो बने हैं, इब्राहिम लोदी दिल्ली में है, दिल्ली में इब्राहिम लोदी है, मालवा में मोहम्मद शाह खिलजी द्वितीय हैं और गुजरात में मुजफ्फर खां है। ये शासक बनते हैं। अब क्या होता है, राणा सांगा इनके साथ क्या करेगा? युद्ध करेगा। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? राणा सांगा के युद्ध क्या आएंगे? राणा सांगा के युद्ध। राणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध किए वो सारे युद्ध आएंगे। तो पहला युद्ध आता है खातोली का युद्ध। क्या आता है? सबसे पहला युद्ध आता है खातोली का युद्ध कब आता है? ये होता है 1517 में। 1517 में सबसे पहले खातोली का युद्ध होता है। खातोली का युद्ध होता किन के मध्य में? ये होता है इब्राहिम लोदी और इसका वीएस कौन था बेटा? इब्राहिम लोदी का वीएस कौन था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में ये घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर कौन जीत जाता है? राणा सांगा जीत जाता है। कौन जीतता है? राणा सांगा की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ये राणा सांगा जीत गया। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की जीत हो चुकी है। अब इस युद्ध के बाद बड़े मजे की बात क्या है? वैसे दुख की बात है। दुख की बात यह है कि राणा सांगा ने पहले तो अपने भाई ने ही उसकी आँख फोड़ दी थी। अब राणा सांगा की बाया हाथ भी चला गया इस युद्ध के अंदर। खातोली के युद्ध में इसका बाया हाथ कट जाता है और एक टांग के अंदर, घुटने के अंदर लगने के कारण घुटना जो है वो फेल हो जाता है। तो एक पैर से भी वो क्या हो जाता है? लंगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंगड़ा हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो राणा सांगा के
एक एक राणा सांगा का देखा जाए तो एक हाथ नहीं है। क्या नहीं है? एक हाथ नहीं है, एक टांग भी टूटी गई है, लंगड़ा हो गया, और एक आंख भी नहीं है। इतनी समस्या होते हुए भी वो युद्ध लड़ रहा है। उसकी बॉडी पर 80 घाव पड़ चुके हैं। कितने? 80 घाव। 80 घाव होने के बावजूद भी वह युद्ध लड़ रहा है। 80 घाव होने के कारण ही राणा सांगा को सैनिकों का क्या कहते हैं? सैनिकों का भग्नावशेष। क्या कहते हैं? भगना। क्या कहते हैं? भग्नावशेष। भग्नावशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? भग्नावशेष कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावशेष। ये कहा किसने था? कर्नल टोड ने। किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था, सैनिकों का भग्नावशेष। अब बात करते हैं अपन आगे। राणा सांगा को जो है ना, इसका रियल नाम था संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बात इनकी उपाधि की थी। उपाधि जो है वो थी इनकी हिंदू पथ का राजा। हिंदू पथ का राजा। तो इसको हिंदू पथ का राजा भी कहा जाता था। ये इनकी उपाधि थी। तो सैनिकों का भग्नावशेष और हिंदू पथ का राजा कौन है? राणा सांगा है। राणा सांगा की एक बात आपको और याद रखनी है कि इसके साथ में हमेशा जो है वो क्या रहते थे, वो याद रखना है, बहुत सारे सैनिक रहा करते थे। क्या रहते थे? बहुत सारे सैनिक, यानी 7 तो राजा रहते थे, 9 राव रहते थे, और 104 सरदार हमेशा इनके साथ में रहा करते थे। हमेशा का मतलब ये होता है कि जब भी युद्ध होता था तो ये एक इशारे से ही इनके पास में चले आते थे। अब हम बात करते हैं आगे। दूसरा युद्ध लड़ा गया था। उस दूसरे युद्ध की बात करें तो वो था बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का। बाड़ी पड़ता था धौलपुर में। कहाँ पड़ता था? धौलपुर में। जैसे हमने बात की खातोली पड़ता था कोटा में, और बाड़ी पड़ता है धौलपुर में। तो ये धौलपुर का युद्ध होता है। तो धौलपुर का जो युद्ध है वो बाड़ी में होता है। और ये युद्ध होता कब है ये भी आपको याद रखना है। ये होता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध 1518 में। कब होता है? 1518 में होता है। और ये युद्ध भी किन के मध्य में होता है? एक साइड में आपका इब्राहिम लोदी हैं। कौन है? इब्राहिम लोदी हैं। और दूसरी साइड में आपका कौन है? राणा सांगा। इन दोनों के मध्य में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी कौन जीत जाता है? राणा सांगा जीत जाता है। खातोली का युद्ध भी इसने जीत लिया, और खातोली का युद्ध भी इसने जीत लिया, और इसने अभी जो हमने पढ़ा है बाड़ी का युद्ध भी इसने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। एक युद्ध इसने और लड़ा था जिसके बारे में बात करते हैं। वो है आपका गागरोन का युद्ध। कौन सा? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध जो है 1519 में होता है। 1519 में होता है। ये युद्ध होता है राणा सांगा और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के मध्य। किसके मध्य? मोहम्मद खिलजी के मध्य होता है। ये भी आपको याद में रखना है। मोहम्मद खिलजी के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। तो राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के मध्य में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी कौन जीत जाता है? राणा सांगा जीत जाता है, मोहम्मद खिलजी हार हो जाता है। इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का ये कारण था कि मालवा का एक सेनापति था मोहम्मद खिलजी का, जिसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था? मेदिनी राय जो हैं, खिलजी और मेदिनी राय की कोई थोड़ा सा छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, और मेदिनी राय मालवा छोड़कर कहाँ आ जाता है? वो मेवाड़ आ जाता है, राणा सांगा की शरण में आ जाता है, और राणा सांगा इसको शरण दे देता है। तो राणा सांगा ने इसको क्या किया?
गागरोन का किला, कौन सा किला? गागरोन, गागरोन का किला और एक संदेरी, ये दो जो इलाके हैं यहाँ की जागीर इनको दे दी। तो फिर मोहम्मद खिलजी क्या हो गए, इनसे नाराज हो गए। नाराज होकर उन्होंने क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के कारण ही क्या हो गया, आक्रमण से मोहम्मद खिलजी की हार हो गई। मोहम्मद खिलजी की क्या हो गई, हार हो गई, हार हो गई। इसी युद्ध में मैदिनी राय की सहायता कौन करने आया था? राणा सांगा आया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैदिनी राय की किस युद्ध में सहायता करने के लिए आया था राणा सांगा? तो वो गागरोन का युद्ध था। और दो जागीर कौन सी दी थी? चंदेरी की जागीर और गागरोन की जागीर। ये दोनों को दोनों किसको दी थी? ये दी थी दोनों को दोनों, आपको ध्यान में रखना है, दोनों जागीरें मैदिनी राय को दी थी। अब तीसरे युद्ध की बात करते हैं, वो हैं ये तीनों के तीनों युद्ध जो है मैंने बात की, वो तीनों युद्ध कौन जीत जाता है? राणा सांगा जीत जाता है। इसके बाद में एंट्री मारता है भाई साहब बाबर। कौन मारता है? बाबर। बाबर फरगना का था। और इस समय बाबर के समय में दिल्ली में शासन चलता था इब्राहिम का। किसका? इब्राहिम कौन से वंश का था? लोदी वंश का। तो इब्राहिम का शासन चल रहा था और उसके समकालीन शासक कौन था? बाबर। और हमारे राजस्थान में उस समय कौन था? राणा सांगा। तो इब्राहिम लोदी जो है उस समय दिल्ली में शासन करता था। तभी फरगना का एक बाबर जो है वो भारत में एंट्री करता है। भारत में एंट्री कैसे करता है? कोई बुलाता है क्या उनको? हाँ, एक पंजाब का गवर्नर था। कौन था? पंजाब का गवर्नर। कौन था? पंजाब का गवर्नर। उस पंजाब के गवर्नर का नाम क्या था? दौलत खां। क्या नाम था? दौलत खां, याद रखना, दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। और एक नाम था इब्राहिम लोधी का अंकल, इब्राहिम लोधी का अंकल यानी चाचा, वो कौन था? आलम खां लोधी। क्या नाम था? आलम खां लोधी। इन दोनों के कहने से आलम खां लोधी और आलम खां लोधी इन दोनों के कहने से ही जो बाबर जो है वो भारत में आता है। और ये चाहते थे कि बाबर को बुला करके इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटा देंगे और अपन दोनों शासन कर लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। अब क्या होता है भाई साहब, यहाँ पर आ जाता है बाबर। क्या आ जाता है? बाबर आता है अपने भारत में। इधर है इब्राहिम लोधी। कौन है? इब्राहिम लोधी। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पानीपत। क्या नाम है? पानीपत। यह वर्तमान में हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा में इधर से बाबर सेना लेके आता है, इधर से इब्राहिम लोधी अपनी सेना लेके आता है। और बाबर जो है इब्राहिम लोधी की सेना पर क्या कर लेते हैं? अटैक कर लेते हैं। अटैक करने से इब्राहिम लोधी जो हैं इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। क्या जाते हैं? मारे जाते हैं। इब्राहिम लोधी जो हैं वो मारे जाते हैं। क्या जाते हैं? मारे जाते हैं। इब्राहिम लोधी की क्या हो चुकी है? यहाँ पर हार हो चुकी है। इब्राहिम लोधी पूरी तरह से मारे गए हैं। अब क्योंकि इस युद्ध के अंदर सबसे पहले गोले बारूद चले थे। क्या चले थे? भारत के अंदर बाबर ने गोले बारूदों का यूज किया था। गोले बारूदों का यूज किया था और तोपखानों का यूज किया था। इसके साथ में एक पद्धति थी तुलु गुमा। कौन सी पद्धति? तुलु गुमा पद्धति का भी इसने क्या किया था? प्रयोग किया था। तुलु गुमा पद्धति का मतलब होता है जैसे 10,000 सैनिक है तो पहले 5,000 उतार दिए, वो मरने के बाद और 5,000 उतार दिए। इस तरह से एक सेना जो है
सेना के पीछे सेना खड़ी रहती थी। सेना का वह भाग जो पीछे खड़े हो रहकर सेना का नेतृत्व करते थे और एक चक्कर की तरह चक्कर लगा करके दुश्मन पर क्या करते थे, हमला करते थे। उसको कहते हैं तुलुगुमा पद्धति। तो ये थी तुलुगमा। इन पद्धतियों के द्वारा ही बाबर जो हैं इब्राहिम लोदी को मैदान में मार चुके थे। अब लोदी वंश जो हैं दिल्ली की सतह से क्या हो गया, समाप्त। लोदी वंश समाप्त हो गया। कौन सा वंश समाप्त हो गया भाई साहब, लोदी। अब नया वंश आया जिसका नाम है मुगल सत्ता। लोदी को हराने के बाद में, मारने के बाद में भारत में मुगल सत्ता की स्थापना बाबर कर लेता है। मुगल वंश की स्थापना कौन करता है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मुगल वंश की स्थापना कौन करता है, बाबर। ये याद रखना, बाबर मुगल वंश की भारत में स्थापना करता है। अब बाबर अभी स्थापना तो कर लेकिन वास्तविक रूप से नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी राणा सांगा का डंका बज रहा है। किसका डंका बज रहा है, राणा सांगा का खतरनाक डंका बज रहा है। भारत में डंका बज रहा है क्योंकि उसने 3 बड़े युद्ध जीत चुका है। कौन से, मैंने बता दिया था, खातोली का, बाड़ी का, गागरोन का। और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था राणा सांगा। उधर से बाबर भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दोनों महत्वाकांक्षी थे, इसलिए युद्ध होना इनमें अवश्य था। क्योंकि राणा सांगा का बॉर्डर, याद रखना, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब होता है, ये आपको याद रखना, 16 फरवरी। कब, 16 फरवरी 1527 यानी 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। ये बयाना का युद्ध किन में होता है, एक तरफ कौन है भैया, सांगा एक। और बाबर हारने के बाद में वो वापस अपनी तैयारी में लग जाता है और सांगा भी अपनी तैयारी में लग जाता है। सांगा को पता था कि बाबर हारा है और उसका बदला वो जरूर लेने के लिए आएगा। अब बाबर की सेना इस युद्ध के अंदर 2 सेनापतियों को भेजा था। क्या नाम था, एक का नाम था मेहंदी हसन, एक का नाम था मेहंदी ख्वाजा। ये दोनों मेहंदी ख्वाजा, तो मेहंदी हसन और मेहंदी ख्वाजा, इन दोनों को भेजते हैं। तो ये दोनों सेनापति राणा सांगा से डर जाते हैं, क्योंकि एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, टांग लंगड़ी है, आंख नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी वो लड़ रहा है और इतना खतरनाक युद्ध लड़ रहा है। डर के भाग जाते हैं। तो बाबर कहता है क्या हुआ भाई, तो क्या हार गए हम तो, अरे यार क्या युद्ध लड़ता है वो, तो हमें तो डर लगता है उनको देख कर ही। एक हाथ नहीं है, लंगड़ा है पैर से, एक आंख नहीं है, फिर भी ज़बरदस्त लड़ रहा है, तो हम तो उनके आगे नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए हम तो हार गए। अब बयाना के युद्ध में जो हैं वो बाबर हार जाता है। बयाना के युद्ध में क्या होता है, बाबर हार जाता है और हारने पर वो युद्ध की वापस क्या करता है, तैयारी में लग जाता है। अब राणा सांगा को पता था कि बाबर बदला लेने के लिए जरूर आएगा, तो इसने क्या किया, एक नया युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है, वो वापस आता है खानवा का युद्ध। कौन सा, खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध जो है वो कब होता है, तो खानवा का युद्ध याद रखना आपको 17 मार्च। कब होता है, 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में होता है। खानवा का मैदान कहाँ पर पड़ता है, याद रखना है, खानवा का मैदान। तो खानवा का मैदान कहाँ पड़ेगा आपके, खानवा का मैदान जो है वो आपके पड़ेगा भरतपुर में। कहाँ पर, भरतपुर में। कहाँ पर, खानवा का मैदान आपका भरतपुर में है। इस खानवा के मैदान में एक तरफ आ जाता है बाबर की सेना, एक तरफ आती है बाबर की सेना, और एक तरफ लेके आ जाता है कौन, राणा सांगा की सेना। ये खानवा है। इस खानवा के मैदान में एक तरफ बाबर, एक तरफ राणा सांगा, इन दोनों का घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में से पहले
राणा सांगा जो है अपनी सभी राजपूतों को एक प्रथा थी जिसका नाम था पोती पर्वण की प्रथा। पोती पर्वण की प्रथा, याद रखना, पोती पर्वण की प्रथा के जरिए सभी राजपूत शासकों को निमंत्रण भेजता है। क्या भेजता है? निमंत्रण। सभी राजपूत शासकों को निमंत्रण भेजता है और सभी राजपूतों को इस युद्ध में आने के लिए निमंत्रण देता है कि आपको इस युद्ध में जरूर आना है और मेरी सहायता करनी है। तो ये सभी आते हैं। कौन कौन आते हैं? जैसे शादड़ी से अगर बात करूं मैं, शादड़ी से आता है झाला अज्जा। क्या नाम बताया? झाला अज्जा। शादड़ी से झाला अज्जा आता है। गोगुंदा से बात करूं, गोगुंदा, गोगुंदा से कौन आता है? झाला सज्जा। झाला सज्जा, गोगुंदा से झाला सज्जा आता है। और मैं बात करूं आपके डूंगरपुर से, डूंगरपुर से तो कौन आता है? उदय सिंह। कौन आता है? उदय सिंह। अगर मैं बात करूं मारवाड़ की, तो मारवाड़ से कौन आता है? मारवाड़ से आता है मालदीव। कौन आता है? मालदीव। अगर मैं बात करूं बीकानेर से, तो बीकानेर से कौन आता है? बीकानेर से आता है कल्याण सिंह। कौन आता है? कल्याण सिंह। बीकानेर से कल्याण सिंह आता है। इसके अलावा गागरोन से बात करूं, गागरोन से तो कौन आता है? गागरोन से मेदिनी राय। मेदिनी राय। सिरोही से बात करूं मैं, सिरोही से, सिरोही से कौन आता है? अखेराज। कौन आता है? अखेराज। अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा आता है। सिरोही से अखेराज देवड़ा आता है। और इतने सारे शासकों को बुलाता है। ये सारे शासक आ तो जाते हैं, लेकिन अपने अपने स्वार्थ से यहाँ रहते हैं। वो कहते वो मरेगा, वो कहते वो मरेगा। इस तरह से एक दूसरे से वो लगे रहते हैं। अपने स्वार्थ भाव से वो लड़े, पूरे मन लगाकर वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं। लड़ाई नहीं लड़ने के कारण इधर बाबर के पास अगर देखा जाए तो बाबर के पास में तोप खाने हैं, तोप खाने हैं, तुलु गुमा है। क्या है? तुलु गुमा। मैंने बता दी तुलु गुमा पद्धति क्या होता है। इसके अलावा गोले बारूद है। क्या है? गोले बारूद। गोले बारूद है किसके पास में? गोले बारूद। गोले बारूद भी किसके पास हैं? ये भी गोले बारूद भी बाबर के पास है। ये लड़ाई लड़ते हैं, ज़बरदस्त लड़ते हैं। पहला लड़ाई में पडला जो है राणा सांगा का भारी रहता है। राणा सांगा का पडला बहुत भारी रहता है। राणा सांगा बहुत तीव्र गति से लड़ते हैं, बहुत मेहनत से लड़ते हैं, पूरी वीरता से लड़ते हैं। लेकिन गोले बारूदों की वजह से जैसे ही गोले बारूद चलने लगे तो तीर भाले काम करने नहीं लगे। गोले बरसने लगे तो हाथी जो हैं वो अपनी ही सेना को क्या करने लगे? कुचलने लग गए। राणा सांगा की सेना में वैसे तो कहते हैं कि 1 लाख सेना थी। कितनी सेना थी? 1 लाख। और इसमें हाथियों की संख्या ज़्यादा थी। जैसे ही तोप चली, हाथी पीछे मुड़ गए, अपनी ही सेना को कुचलने लग गई। इस तरह से राणा सांगा के तीर भाले जो हैं वो बाबर के तोपखानों के आगे कमज़ोर पड़ गए। क्या पड़ गए? तोपखानों के आगे कमज़ोर पड़ गए। और ये युद्ध जो है राणा सांगा हार जाता है और बाबर क्या हो जाता है? जीत जाता है। इस युद्ध को जीतने का एकमात्र कारण ये था कि इनके पास क्या थी? तोपखाने थे। इनके पास तोपखाने थे, गोले बारूद थे, गोले बारूद थे। और इसके साथ में एक तुलु गुमा पद्धति थी, तुलु गुमा पद्धति थी। इनके कारण, इन न्यू टेक्निक के कारण ही बाबर यहाँ पर जीत चुका था। और यही टेक्निक उसने पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में, उसमें भी यही टेक्निक अपनाई थी, जिसके कारण इब्राहिम लोदी मारा गया था। और यहाँ पर राणा सांगा ने अंतिम समय तक युद्ध जारी रखा। लेकिन जब वो मूर्छित हो गए, जब वो मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर गिर गए तो झाला अज्जा जो सादड़ी के थे, क्या कहते हैं, बसवा लेके जाते हैं, सॉरी, झाला अज्जा जो हैं राणा सांगा का मुकुट धारण करते हैं और युद्ध को जारी रखते हैं। और
सिरोही का जो अखेराज देवड़ा है, सिरोही का अखेराज जो देवड़ा है, वो देवड़ा जो है उसको एक स्थान पे लेके जाते हैं, जिस स्थान का नाम था बसवा। क्या नाम था? बसवा। बसवा नामक स्थान, दुबसवा पड़ता है दौसा जिले में, वहाँ लेके जाते हैं और इनका इलाज कराते हैं। जैसे ही राणा सांगा को होश आता है, होश आते ही वो कहता है कि युद्ध लड़ने जाना है। क्या कहता है? युद्ध लड़ने जाता है। तो अपने सरदार जो हैं उनको लेकर आते हैं, और वो कहाँ पर आते हैं? कालपी में। कहाँ पर आते हैं? कालपी में। और उस समय युद्ध चल रहा था मेदिनी राय से, कहाँ पर? चंदेरी में। चंदेरी में युद्ध चल रहा था। तो राणा सांगा चाह रहा था कि मैं इस युद्ध में जाऊं, लेकिन कालपी में राणा सांगा के सरदारों ने क्या कहा कि हम इसको क्या कर देते हैं? जहर दे देते हैं। तो राणा सांगा के सरदारों ने उसको जहर दे दिया। इस तरह से राणा सांगा की 30 जनवरी, याद रखना, 30 जनवरी 1528 में मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार राणा सांगा और बाबर के मध्य में ये खानवा का युद्ध होता है, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है। हार के कारण मैंने बता दिए हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।